नमस्कार, स्वागत है आपका दिवाली की इस खास पेशकश में। और हम लोग बहुत सारे मार्केट पे बात कर रहे हैं, ग्लोबल मार्केट पे बात हो रही है, इकोनॉमी पे बात हो रही है। और इस दौर में सबसे बढ़िया बात जो हमें देखने को मिल रही है कि भारत पूरी दुनिया के इस मुश्किल दौर में स्टैंड आउट हो रहा है। चाहे वो IMF की बात देखिए या अपने नंबर्स देखिए, हम दुनिया में अलग एक लकीर बना के खड़े हैं। और इसके बहुत ठोस कारण है, नंबर्स हैं और हमारी स्ट्रेटजी है जो हमें उससे अलग कर रही है। किन प्रीमाइसेस पे ये बात मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि हमारी इकॉनमी थोड़ा सा एजाइल है, डिफरेंट है, बाकी लोगों की मुश्किलों से अलग है, इसको हम समझेंगे। और इसको समझाने के लिए आपके लिए, हमारे लिए जो आज हमारे मेहमान हैं, मनीष चोखानी जी, इनाम होल्डिंग्स के डायरेक्टर हैं। और मैक्रो ट्रेंड्स पकड़ना बहुत बाएं हाथ का खेल है सर के लिए, तो हमने सोचा कि दिवाली के इस मौके पर इस बात को भी ज़रूर आपसे समझा जाए। मनीष सर, बहुत बहुत स्वागत है और दिवाली की बहुत शुभकामनाएं। दिवाली की शुभकामनाएं आपको और सभी आपके दर्शकों को। जी, तो सर पहला तो सवाल मैं यही समझना चाहता हूँ कि इस पूरी दुनिया में बड़ा कुछ हो रहा है। US की अलग प्रॉब्लम चल रही है, पूरा यूरोप इंक्लूडिंग UK बहुत मुश्किल के दौर में जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं ऑलरेडी रिसेशन में है, जर्मनी में तो बहुत बुरी हालत है। फिर इधर आप चाइना में, तो वहाँ पे एक तरीके से पॉलिटिकल टर्मोइल सा बना हुआ है। लेकिन उसके बीच में हम अपने आप को अलग खड़े कर रखे हैं और मजबूत स्थिति में है। अगर आप इससे सहमत हैं तो मुझे इसकी प्रीमाइस समझाइए सर। नीरज जी, बहुत बड़ा सवाल है, बट ब्रीफली अगर मैं दो रकम से देखूँ, एक तो आप हिस्ट्री का अगर ट्रेंड देखें तो जब बर्लिन वॉल गिरा 1989-1990 में, जब भी वो गिरा, तब से अब तक 30-32 साल एक डायरेक्शन में यूनिपोलर वर्ल्ड होके ग्लोबलाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन की, जस्ट इन टाइम सप्लाई आना चाहिए, जो बेस्ट प्रोड्यूस करता है उसके पास बनना चाहिए, इंटरेस्ट रेट घटते गए, प्राइस अर्निंग मल्टीपल बढ़ते गए, मेगा कैप का दौर चला, ETF, पैसिव फंड, ये सब का दौर चला। तो ये ट्रेंड एकदम अब रिवर्सल के ऊपर है, क्योंकि अब दो भाग हो गए दुनिया के, रशिया, चाइना, सऊदी जैसे एक भाग में आ गए हैं, एंड अगेंस्ट द वेस्ट, कि आपकी जो हेजिमनी है ये अब बहुत लास्ट नहीं करेगी, एंड द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर मस्ट कम इनटू प्लेस। ये जैसे जियोपॉलिटिक्स प्ले आउट हो रहा है, प्लस जब कोविड हुआ तब लोगों को रियलाइज़ हुआ कि जस्ट इन टाइम ऑप्टिमाइजेशन डजंट वर्क, यू नीड रेजिलियंस, कि वो चाइना से माल पहुंचेगा कैसे मेरे पास, मेरे घर में बनना चाहिए वो। US को भी रियलाइज़ हुआ, यूरोप को भी रियलाइज़ हुआ। तो ये एकदम इट्स अ डिस्ट्रप्शन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, एंड इन अ वे गोइंग बैक टू 1980 की जो ईरा थी कोल्ड वॉर की, नियर शोरिंग करिए, अपने घर में सामान बनाइए, आत्मनिर्भरता जो आज शब्द पॉपुलर हो रहा है, विच वी हैव ऑलवेज बीन फॉलोइंग इन इंडिया। दूसरे, अपना इनकम में से कोई हिस्सा बचत में होनी चाहिए, जो कि सब लोग उन देशों में तो भूल चुके थे कि सरकार देती जाएगी, सोशल सिक्योरिटी आ जाएगा या कोविड रिलीफ आ जाएगा। तो यहाँ सदियों से हमारे घरों में हमारी जो माताएं हैं, बहनें हैं, दे हैव बीन सेविंग मनी ऑल द टाइम। और वो आपको अब दिख रहा है कि जो प्रोडक्शन भी हो रहा है लोकल इंडिया में, और सेविंग भी, जो मार्केट को सपोर्ट मिल रहा है। जब FI बेचे तो भारतीय निवेशक जाके पैसे डाल रहे हैं मार्केट में, विच हैज़ बीन होल्डिंग द मार्केट ऑल्सो। तो जो आपका डोमेस्टिक स्ट्रेंथ है वो फर्स्ट टाइम, और जो इंडिया की बहुत बड़ी कल्चर है वो एकदम उभर के आया है। क्योंकि आप अपने नेबरहुड में अगर देखें, आप अगर अफगानिस्तान में है तो बच्ची स्कूल नहीं जा सकती है, तालिबान का राज है। आप ईरान में है तो हिजाब का, हेयर कटिंग का कुछ चल रहा है। श्रीलंका में जाएं तो वहाँ राइट हो गया है कि फ्यूल नहीं मिल रहा है मुझे। आप दूर जाएं, आप यूक्रेन में बैठे थे, आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहे थे, काम पे जा रहे थे, सडनली बॉम्ब पड़ गया आपके ऊपर, आप कहाँ जाओगे? जर्मनी में हो, आपकी बिजली की बिल आपके मॉर्गेज और रेंट से ज़्यादा आ रही है। तो ये दुनिया में वी शुड जस्ट फील ग्रेटफुल कि अपने ऐसे देश में रहते हैं जहाँ जो हमारे ट्रेडिशंस और हमारे कल्चर हैं उनका वैल्यू एक्चुअली आज उभर के बाहर आ रहा है। So I feel grateful about it and I feel thankful about it also. Right. So सर, अब ये जो भारत की इसमें इकोनॉमी की हम बात करें तो हम लोग फास्टेस्ट ग्रोइंग है, आप ये कह सकते हैं बहुत तेज़ी से लोग गिर रहे हैं, तो हमारी चल रही है। लेकिन कई सारे हेडविंड्स लगते हैं, जैसे एक दौर फ्री मनी वाला जिसमें बहुत पैसा दुनिया में डाला गया, स्टार्टअप्स को बेहिसाब पैसा मिला, उन्होंने तरक्की भी की, लेकिन अब उस पर थोड़ी थोड़ी रोक लग रही है। तो अगर हम इंडिया में इसको अप्लाई करें तो क्या हमारे लिए आगे इन्फ्लेशन का, हाई इंटरेस्ट रेट रिजीम का, या हमारी करेंसी का ये हेडविंड बनेगा, या हम इसको सेल थ्रू कर ले जाएंगे? सी नीरज,
जो अगेन मैंने 1980s का एग्जांपल दिया कि ऑयल कैन गो 110 120 होगा एंड हमने करेंसी भी घटने दी अपनी, तो वो एक बार शॉक आएगा। बट जैसे पिछले साल भी गवर्नमेंट ने मैनेज किया, आपके फ्यूल पंप पे प्राइस नहीं बढ़े बिकॉज द लॉस वाज अब्जॉर्ब्ड बाय ऑयल मार्केटिंग कंपनीज एंड गवर्नमेंट। तो टिल अ सर्टन रेंज हम अपनी इन्फ्लेशन को थ्रू दिस मैकेनिज्म वी आर एबल टू कंट्रोल। बट डेफिनेटली अगर दुनिया में रिसेशन होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ते जाएंगे, करेंसी वॉर जैसे चल रहा है, तो इट्स नॉट कि हम दुनिया में एकदम अलग हैं, एक्सपोर्ट पे असर पड़ेगा। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर किसको करना है फैक्ट्री लगाने में, वो भी शायद एक बार सोचे कि मैं लगाऊं या ना लगाऊं। सो इट कम्स बैक टू जो कंपनियां और मैनेजमेंट एजाइल होंगे वो जीतेंगे, ना कि ये ट्रेंड चल रहा है और सब लोग इस ट्रेंड में अपनी चलती गंगा में हाथ धो लो। सो अगेन आई एम सेइंग 30 साल तक मार्केट का दौर था वन डायरेक्शन। इफ़ यू बॉट बॉन्ड्स, 30 साल तेजी थी बॉन्ड मार्केट में, 30 साल इक्विटी मार्केट में तेजी थी कि वन डायरेक्शन प्राइस अर्निंग मल्टीपल बढ़ते जाएंगे क्योंकि इंटरेस्ट रेट घटते जा रहे हैं। ये फ्री मनी मिल रहा है, अगर आपकी कंपनी बंद भी होनी चाहिए, 5,000 करोड़ लॉस कर रहे हो तो भी कोई आपको फंडिंग कर रहा है। ये सब नॉनसेंस खत्म होने के एकदम नज़र आ रहा है। एंड इट कम्स बैक टू गुड ओल्ड इकोनॉमिक्स कि आप अपने धंधे को ढंग से चलाइए, आपके कंज्यूमर को आपका प्रोडक्ट चाहिए तो वो बिकेगा ही और असली भाव पे बिकेगा। ये नहीं कि कोई आके उसको ज़ीरो फंडिंग में या लॉस करके आपको बेच के चले जाएगा। तो ये दुनिया बदलेगी। एंड ये ट्रेंड भी अब ये नहीं है कि मैंने कहा जैसे फाइनेंशियल्स हमें अच्छा लगता है कि हर फाइनेंशियल शेयर चल जाएगा या हर आईटी शेयर चल जाएगा, ऐसा भी नहीं है। जैसे अगेन आई गिव यू एग्जांपल इन आईटी या मैन्युफैक्चरिंग कि आज दुनिया में अगर मुझे वॉल्यूम में काम कराना है तो ऐसा तो नहीं है कि मुझे जाके फिलीपीन में 2 लाख लोग मिल जाएंगे। ऐसा यूएस में भी हो गया है या यूरोप में हो गया कि अब वो कह रहे हैं हमें वर्क फ्रॉम होम करना है, हम ऑफिस ही नहीं आएंगे, या जो ग्रेट रेजिग्नेशन का दौर चला है। तो जब आदमी नहीं है आपके पास तो आप यहाँ आओगे। मैन्युफैक्चरिंग की और भी अगर मैं देखूँ कि आज चाइना में और यूरोप में केमिकल इंडस्ट्री वर्चुअली शट डाउन है, तो वो इंडस्ट्री जाएगी कहाँ जब उनको स्केल पे बनाना है। आज $4 बिलियन मुश्किल से प्रॉफिट है पूरे केमिकल सेक्टर का, बट जो स्कोप है ये सेक्टर का कि 10 गुना भी बना दें तो भी दुनिया को सर्विस नहीं कर पाए। तो अब कौन इसका एडवांटेज ले पाएगा, कौन मार्केट शेयर गेन करेगा? आईटी में अगर मैं सोचूं, कैन इन्फोसिस विन बिजनेस अवे फ्रॉम कॉग्निजेंट एंड फ्रॉम आईबीएम? लाइकली। तो सेक्टर में नॉट डू वेल कि 5% ग्रोथ है, बट अ कंपनी में भी डूइंग वेरी वेल। सेम थिंग में अप्लाई इन केमिकल्स कि एक्सपोर्ट मार्केट डाउन है बट यहाँ पे कोई है जिसे बहुत बड़ा B2B कन्वर्जन मिला है कि ये 3 प्रोडक्ट आपको ही बनाने हैं हमारे लिए, दुनिया भर के लिए। दैट कंपनी कैन बी अ ब्रेकआउट। सो ये टेकिंग अ कंट्री बेट, सेक्टर बेट, ETF, पैसिव फंड, ये दौर मेरे हिसाब से पीछे जा रहा है। एंड वी आर बैक टू गुड ओल्ड स्टॉक पिकिंग कि अपने कंपनी को ढूंढो, अपने धंधे को समझो, अपने भाव से लो, एंड दैट इज द ओनली डिफेंस यू हैव। सच का सामना। सच का सामना। सच का सामना हो रहा है। सर एक चीज़ और, आपकी बात से ही मुझे ये लग रहा है कि जैसे एक दौर था कि फ्री मनी मार्केट में थी, मार्केट ड्रिवन चीज़ें थी, अब कोविड की वजह से गवर्नमेंट ने किया। इससे एक मुझे लगता है कि जैसे आप कह रहे हैं कि अपने देश में बनाना पड़ेगा आपको, नियर शोरिंग करना पड़ेगा, कैसे आपके यहाँ तक आएगा। तो क्या एक मैसिव कैपेक्स की पूरी दुनिया में लहर चलने वाली है? सो दुनिया का तो पता नहीं, एंड देयर इज अ वेरी फेमस इकोनॉमिस्ट रसल नेपियर जिन्होंने लिखा है इस विषय पर, एंड आई वुड इनकरेज रीडर्स इफ दे आर इंटरेस्टेड दे शुड रीड। तो उनका ये मानना है कि द ईरा ऑफ सेंट्रल बैंक्स डिक्टेटिंग इज गॉन, कि अब पावर पॉलिटिशियन ने वापस ले लिया है। कि सेंट्रल बैंक जैसे आप यूके में देख रहे हैं कि वो रेट हाई करने जा रहा था और यहाँ पे गवर्नमेंट टैक्स गिव अवे करके लिक्विडिटी को बढ़ाना चाह रहे थे, एंड इवेंचुअली द मार्केट्स वोटेड देम आउट। बट जैसे यूएस में आज चल रहा है कि इंटरेस्ट रेट हाइक हो रहा है, वो पॉलिसी ऑलरेडी यूरोप में अबैंडन हो चुकी है। देयर इज नो क्वांटिटेटिव टाइटनिंग इन यूरोप, मनी ईजिंग इज ऑन। जापान ने पहले ही कह दिया था कि हमारी करेंसी बड़े बाढ़ में जाए, 150 हो गया डॉलर के सामने, हम तो अपना 0 रेट 0.5% रेट ही चलाने वाले हैं। यूके हैज़ अबैंडन्ड इट। तो खाली यूएस में रेट हाइक चल रहे हैं, बट वो भी देखना है कि कब तक ये जो पेन है वहाँ की पॉलिटिकल एलिट विल बेयर इट। क्योंकि ये 1980s का रोनाल्ड रेगन का इरा नहीं है कि उसने पॉल वॉलकर को दे दिया खुला हाथ कि आप 18% भी कर दो इंटरेस्ट रेट, एक बार इन्फ्लेशन खत्म करो। यहाँ पे तो इन्हें इलेक्शन फेस करना है। जैसे आपने सुना कि ऑयल के भाव स्ट्रेटेजिक रिजर्व से रिलीज कर रहे हैं, सऊदी चले गए कि भाव घटाओ, कि इलेक्शन नहीं तो मैं हार जाऊंगा। तो जब पॉलिटिकल क्लास टेक्स ओवर सेंट्रल बैंकिंग, तो ये जो
बेवकूफ़ी हो रही है इन देशों में वो होने वाली है। नोपेक बना रहे हैं और इन्फ्लेशन कंट्रोल बिल लेके आए हैं यूएस, वो दे विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल इट। हाँ, तो ये इस तरह और ये मनी प्रिंटिंग, ये लोग वापस उसी मेडिसिन पे जाएंगे, क्योंकि द फैक्ट इज दे हैव हॉलोड आउट द इकोनॉमी। प्रोडक्टिव कैपेसिटी है नहीं, एंड फॉर जनरेशंस पीपल हैव नॉट डन इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, किसी को करना नहीं था वो। सो ये कोई ओवरनाइट सॉल्व नहीं हो जाएगा। जैसे इंडिया फॉर एग्जांपल, अगर हम 25 साल से वी आर डिपेंडेंट ऑन बाइंग डिफेंस फ्रॉम आउटसाइड, अब ये कोई 2 साल में सॉल्व नहीं होगा। हमें समझिए अपने लाइट एयरक्राफ्ट बनाने में 20 साल निकल गए, तेजस जो एयरक्राफ्ट आई है। हमें अगर अपना सबमरीन बनाना है या अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना है, ये बनते बनते भी 10 साल निकल जाएंगे। सो एवरीवन इज रियलाइजिंग कि आई विल नॉट हैव कैपेसिटी इन द नेक्स्ट 5 years, 8 years, 10 years। तो उसी में जो आप केपेक्स बूम का कह रहे हैं, जिसके पास बुद्धि है, फार साइटेडनेस है एंड एजिलिटी है, वो कर पाएगा। जैसे इंडिया में एक एग्जांपल है, भारत फौज वेरी क्विकली हैज मूव्ड and he's doing that work. So you will get more and more examples like that. सर, डॉलर मजबूत हो रहा है कि रुपया गिर रहा है? ये तो I need a special separate program with you on how we have not internationalized the rupee and we are bearing the consequences of that. कि आज आप तीसरे नंबर के देश बनने वाले हैं अगले 10 सालों में, और आपका ट्रेड दूसरे के करेंसी में सेटल होता है, या आपके पास क्या बोलते हैं, स्वैप लाइन्स आर नॉट देयर विद यूएस, विद यूरोप, विद जापान इन साइज। सो यू आर हैविंग टू accumulate reserves which they are printing that kind of money every 2-3 weeks. So the biggest flaw in our macro management, 90% हमने बहुत अच्छी काम की है, बट ये जो बेसिक फ्लॉ है वो नहीं ठीक किया है। और जब तक ये ठीक नहीं होगा, आज आप जैसे चाइना कहता है सऊदी से हम युआन में पेमेंट देंगे तेल का, आप भी दोगे तो रुपया लेगा और आपसे चावल खरीदता है, आपसे और भी कुछ खरीदेगा। मैं क्यों उसको डॉलर में, फिर डॉलर गिरता है तो यहाँ पे करेंसी क्राइसिस होगा, पीपल विल विथड्रॉ, ये क्या चल रहा है? डॉलर की जो हेजेमनी, तो ये दिस हैज टू ब्रेक, दिस देयर इज नो क्वेश्चन। ये सर एक टीजर था और हम आपके साथ इस पे फुल आवाज अड्डा करेंगे, जिसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है, इसको ये देश का मुद्दा है। ये ऐसे मानिए पुराने थियरी से आई गिव द एग्जांपल कि हम अभी भी टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं और दुनिया T20 पे चल रही है, और ये टेस्ट क्रिकेट स्टाइल की यूएस माई बाप है, और वही करेंसी कोई कंट्रोल करेगा, स्विफ्ट भी वही कंट्रोल करेगा। दैट हैज गॉट एक्सपोज्ड इन व्हाट हैपेंड विद रशिया नाउ। सो मेनी कंट्रीज आर नाउ थिंकिंग कि ये तो कैसे चलेगा। कल यूएस अगर हिंदुस्तान से नाराज हो जाए, जैसे उनके एम्बेसडर पहुंच गए पीओके में और स्टेटमेंट दे रहे हैं वहाँ, कल हमसे अगर कुछ हो गया, आप क्या कर लोगे? वी कांट बी सो वल्नरेबल। लाइक पिछले टाइम जब इन्होंने ईरान पे सैंक्शन लगाया, इंडिया कंप्लाइड एंड सारा फायदा चाइना ले गया। इस टाइम एटलीस्ट हम खड़े हुए कि नहीं, हमको तो रशिया का तेल चाहिए, हम नहीं कंप्लाई करेंगे, और उसका फायदा हो रहा है आपको। सो ये जो you have to be looking at your interest because everybody is looking at their interest. अपना इंटरेस्ट देखिए और अपने उस पुराने माइंडसेट को छोड़िए। अब आप इतना डर डर के नहीं कर सकते हैं। तो ये हमने प्रॉमिस किया कि हम लोग मनीष सर के साथ एक बड़ा शो करेंगे और समझेंगे इस इशू को। एक छोटा सा मैं ब्रेक लूंगा, ब्रेक से तुरंत लौट के हम सेक्टर स्पेसिफिक डिस्कस करेंगे कि इंडिया के कौन से सेक्टर्स हैं, कौन सी थीम्स हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की अच्छी गुंजाइश बनती है। बहुत सारी जो बातें भी हमने की उसी संदर्भ में। स्वागत है एक बार फिर से आपका इस खास पेशकश में, और मैं बात कर रहा हूं मनीष चोखानी सर से, जो इनाम होल्डिंग के डायरेक्टर हैं। और हमने बहुत सारी बात की भी, दुनिया की, इकोनॉमी की, जियोपॉलिटिक्स की। अब मैं सीधे सेक्टर्स की बात करूंगा सर। बहुत सारे सेक्टर्स चर्चा में रहते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग बातें करते हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि वो कौन से 2-3 अच्छे सेक्टर्स हैं, थीम हो सकती हैं, जहाँ पे इस दौर में भी निवेश करके पैसा लगा सकते हो, जिसको लोग आजकल इग्नोर कर रहे हैं या टच नहीं करना चाहते हैं। सवाल एकदम बहुत ही बढ़िया आपका कि नंबर 1 तो खैर आई थिंक आप किसी से भी आज मार्केट में पूछेंगे, एंड वी आर नो एक्सेप्शन, कि फाइनेंशियल सेक्टर जो कि इतने क्लीन अप से गुजर के निकला है, स्ट्रेस टेस्ट से निकला है, पास्ट में क्लीन अप करके एनपीए, देन कोविड, उससे निकल के आज जो उभरा है कि वो सेक्टर इज़ लुकिंग वेरी 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 अट्रैक्टिव। और जैसे कि देश बढ़ेगा, आज अपने फाइनेंशियल सेविंग में भी
अपनी सेविंग आधी फाइनेंशियल सेक्टर में जाती है, आधी आज भी हम रियल एस्टेट में या गोल्ड में डालते हैं। तो एक तो वो प्रोपोर्शन बढ़ना है, उसके अंदर प्राइवेट सेक्टर का शेयर बढ़ना है, उसके अंदर जो बेटर मैनेज प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं उनको बढ़ना है। एंड आपने देखा होगा पिछले 2-3 साल में जैसे जो बेस्ट बैंक थे HDFC बैंक एंड ऑल फॉर एग्जांपल हैव नॉट परफॉर्म फॉर 3 इयर्स, और आज भी सबको डर लगा हुआ है कि ये MSCI से अगर बाहर हो जाएगा मर्जर में, या डिपॉजिट ग्रोथ कैसे होगा इनका। तो ये सब फियर के टाइम में जब ग्रेट कंपनी इन अ फियरफुल एटमॉस्फेयर यू गेट, दैट्स व्हेन मनी इज मेड। आप 1 साल पहले देखें तो ITC को कोई हाथ नहीं लगाते, ESG का थीम था। लास्ट ईयर परफॉर्मिंग स्टॉक में ITC और कोल इंडिया है। एग्जैक्टली उसके 2 साल पहले जाते कि टेलीकॉम सेक्टर खत्म हो गया, बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर वुड हैव बीन भारती फॉर एग्जांपल। सो आज जो हम सब हेट करते हैं क्या सेक्टर हैं, एक तो ये जो लाइक सम बैंक्स और सम एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, फाइनेंशियल में तो खैर बहुत है। मीडिया आपकी जो सेक्टर है वो एकदम हेटेड है कि OTT आके ख़त्म कर देगा, वो अब नष्ट हो गया नेटफ्लिक्स के रिजल्ट के बाद। कि अब तो एडवर्टाइजिंग पे डिपेंडेंट होके थोड़ा ब्रॉडकास्टिंग करके रिकवर करना पड़ेगा। PSU कंटिन्यूस कि समझिए अब जब कॉनकॉर का प्राइवेटाइजेशन इमिनेंट है, IDBI बैंक का इमिनेंट है, जब देखें कि सरकार एक्चुअली ये एसेट से निकल रही है एंड मैनेजमेंट चेंज हैपन्स, P री-रेटिंग हैपन्स, जो कि हमने 20 साल पहले हिंदुस्तान जिंक में देखा था। दैट काइंड ऑफ रेट ऑफ चेंज व्हेन यू सी, तब लोग देखने लगेंगे कि अब अगला कौन सा निकलेगा। जैसे 2 साल पहले बात थी BPCL की, बट टाइमिंग टर्न्ड आउट टू बी रॉन्ग, बट इवेंचुअली नाउ पीपल विल कम कि नया रिफाइनरी बनाने से बेटर है एग्जिस्टिंग वन को टेक ओवर करके इसको इम्प्रूव करके हम आगे बढ़ाएं। सो PSU शायद कुड डू वेरी वेल। ये सब कहने के बावजूद आई विल स्टिल से व्हाट आई सेड इन द बिगनिंग कि द ईरा ऑफ वन कंट्री बेट, वन मार्केट बेट, वन सेक्टर बेट डजंट वर्क एनीमोर। एंड IT का एग्जांपल दूं कि आज आपको लगेगा कि वहाँ के IT सेक्टर एकदम डाउनफॉल होने वाले हैं अमेरिका में, तो हमारे IT सेक्टर पे भी छींटे आएंगे। बट अगर आप सोचें कि जब स्लो ग्रोथ होता है, जो मार्केट शेयर ले पाता है और उस एटमॉस्फेयर में जो ग्रो करता है वो डिसप्रोपोर्शनेट गेन करता है। तो आज अगर आप अमेरिका में हैं, यू हैव ग्रेट रेजिग्नेशंस हैपनिंग, पीपल डोंट वांट टू कम टू वर्क और दे वांट टू डू वर्क फ्रॉम होम। अगर आपको किसी को कॉन्ट्रैक्ट देना हो, अब आप कॉग्निजेंट के पास भी नहीं जाओगे, वहाँ भी कुछ टर्मोइल है, IBM ग्लोबल में भी नहीं जाओगे। तो इंडिया में कैपेसिटी इज देयर, स्किल सेट इज देयर, मे बी द विनर टर्न्स आउट टू बी इन्फोसिस और TCS। आई एम नॉट सेइंग कि आज होगा ये, एज एन एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ कि हर सेक्टर में, जैसे पहले मैंने केमिकल्स का एग्जाम्पल दिया, पूरा जर्मन केमिकल इंडस्ट्री बंद है आज एनर्जी कॉस्ट पे, चाइना में बंद है। टेक्सटाइल सेक्टर विल हैव टू अगेन रीजिग, क्योंकि पूरी इंडस्ट्री चाइना चली गई थी। अगर आपको चाइनीज़ माल नहीं लेना है अमेरिका में, आप क्या करोगे? आप फार्मा में API लेते थे चाइना से, फिर इंडिया में फॉर्मुलेशन बन के वहाँ जाते थे, आप क्या करोगे? तो ये पूरा चेंज होने वाला है। तो जो जैसे आपने पिछले 30 साल में गेम खेला, वो गेम बदल रहा है। एंड अगेन आई एम यूजिंग एग्जांपल, टेस्ट क्रिकेट खेल के हम लोग ODI सीखे, वनडे मैच, QSQT क्वार्टर से क्वार्टर तक लाइव जीते थे। अब ये T20 भी हो सकता है, और उसमें आप जैसे यू विल अनबिलीवेबल, जैसे आजकल बैट्समैन आके मिस हिट पे भी छक्के लगते हैं, वैसा भी पीरियड हो सकता है। नो बॉल पे छक्के। सर एक सेक्टर और है जिसकी भारत बहुत पुश कर रहा है, डिफेंस का। आपने एक नाम भी लिया, भारत फौज ने अपने आप को बहुत तेजी से डाइवर्सिफाई किया। क्या इसमें भी बड़ी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इसमें ज़्यादातर कंपनियां अभी PSUs ही हैं? सी डिफेंस का ये है कि लास्ट ईयर ऑफ कोर्स HAL, BEL दे डिड वेरी वेल, बट डिफेंस का मेरा ये मानना है कि इंडिया में आज डिफेंस बजट 1% ऑफ GDP केपेक्स होता है, 1% इज ऑन देयर सैलरीज एंड पेंशंस एंड ऑल। तो 1% GDP यानी कि 30 बिलियन, उसमें आपको थोड़े तो रिकरिंग आइटम है, थोड़े आपको इंपोर्ट करने ही पड़ेंगे। तो 10-15 बिलियन डॉलर की लोकल अपॉर्चुनिटी है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ 100-150 बिलियन हो जाएगा, बट इसमें अगर नाउ यू स्टार्ट एक्सपोर्टिंग, जैसे कि छोटे छोटे देश आए हैं करने, सो इट कुड बी अ 10-year थीम कि सराउंडिंग नेशंस, वेदर फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया, वेदर फ्रॉम एशिया, अफ्रीका, मिडल ईस्ट, दे कम एंड स्टार्ट बाइंग, एंड उसमें 2-3 सेक्टर में लीडर जरूर निकलेंगे। इट इज़ पॉसिबल, इट हैपेंस, बट आई थिंक द थीम हैज़ प्लेड लास्ट ईयर, बट ये कोई ऐसा लंबा चौड़ा हो के इमीडिएटली बहुत ग्रेट हो जाए, एटलीस्ट आई एम नॉट इन दैट कैंप। करेक्ट। तो हम लोगों ने बात की डिफेंस में, देख सकते हैं बैंकिंग फाइनेंशियल बेस्ट थीम लग रही है, और मोस्ट हेटेड इस समय का जो IT है
वो एक्चुअली एट सम पॉइंट, क्योंकि दुनिया में अगेन टर्मोइल कुछ होगा। आप कैसे कह रहे हैं तेल 110 एक बार वापस हो जाए, रुपया घटे, वहाँ पे लगे रिसेशन हो गया यूएस में, इंटरेस्ट रेट में पैनिक हो जाए, वो आपके भाव से जब मिले ना, जब लगे कि आपको मुझे कन्विंस नहीं करना है, तब ले उस टाइम पे आप लीजिए। यस, तो ये हमारी खास चर्चा थी। और मनीष सर गुनगुनाते बहुत अच्छा है। मैंने सुने हैं सर आपके, तो मेरी विशेष रिक्वेस्ट है दर्शकों की तरफ से कि सर ये एक दिवाली लाइन मुखड़ा कुछ गुनगुना दीजिए। आजकल ऐसा हो गया कि ज्यादा मार्केट के बदले लोग गाने की सर कोशिश इतना स्ट्रेस में है लोग कि लोगों को लगता है कि भाई थोड़ा सा लाइट माहौल। आपके नाम के कविराज हैं नीरज, जो कि हिंदी में बहुत बढ़िया कविता लिखते हैं। गोपाल दास उनकी नीरज। हाँ, बहुत फेमस उनका गाना था फूलों के रंग से। सो मे बी उसका एक लाइन गा देता हूँ मैं, प्लीज। सांसों की सरगम धड़कन की वीणा, सपनों की गीतांजलि तू, दिल की गली से महके जो हरदम, ऐसी जूही की कली तू। ये चलता जाएगा तो मैं यहीं रुक जाता हूँ। बहुत ही शानदार, बहुत ही मजा आया। और गोपाल दास नीरज बहुत ही बढ़िया कवि, बढ़िया कवि, उन्होंने फिल्म में बहुत गीत लिखे हैं। और मनीष सर ने हमको एक लाइन सुनाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके नाम से था और मेरे नाम से था तो स्पेशल फील कर रहा हूँ मैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद दिवाली के बुलाने आपके के लिए, परिवार को, आप सबको शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। FNO मार्केट